नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका कॉमसोल वाटर आयनाइजर प्रेजेंस द टाइसन टॉक शो दिल से में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गेस्ट के साथ बैठे हुए हैं जिनके कई सारे चेहरे हैं। ही इज़ अ टीचर, ही इज़ एन एक्टर एंड ही इज़ समथिंग मोर, ही इज़ अ वेरी गुड पोएट ऑल्सो। हाथी कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम आज बैठे हुए हैं नन अदर देन मिस्टर ताई तुगुंग के साथ, जो कि एक प्रोफेसर है, एक एक्टर है और बहुत ही नामचीन हस्ती है हमारे स्टेट के। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। वेलकम सर। थैंक यू। तो सर, सवाल का सिलसिला जारी करते हैं। सर, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि सर, ताई तुगुंग जो है, मेरे ख्याल से ताई तुगुंग को लोग इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते होंगे। आपको शायद चीमा या फिर डॉक्टर अबू के नाम से जानते होंगे। आज हम जानना चाहेंगे सर, हु इज़ ताई तुगुंग बेसिकली। अच्छा, ताई तुगुंग कुरुंकुमे ज़िले से है जी। वहाँ संग्राम सर्कल पड़ता है। ओके। दूर रोड किनारे से चढ़ते हुए करीब करीब 3 घंटे की पैदल यात्रा के बाद एक गांव है पील, मैं वहाँ से हूँ। अभी भी सर 3 घंटे की यात्रा? अभी 2017 में हमारे यहाँ रोड पहुँची है। जस्ट 17 में ही पहुँचा हाँ है। हाँ। ओके। और सर, आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये सब सर कहाँ से किया आपने? आपकी पढ़ाई कैसे की, कहाँ से की सर आपने? इसकी बड़ी लंबी जर्नी है। मैंने बहुत सारे स्कूल चेंज किए। ओके। शुरू शुरू में मैं इधर हारमुती सेंट जेवियर्स में था। इसके बाद क्लास 3 फिर गांव गए, फिर गांव से होते हुए तालीम में 1 साल पढ़े, फिर तमिन में 1 साल पढ़े, फिर क्लास 6 के बाद मैं थ्रू आउट ग्रेजुएशन तक मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से दिल्ली में पढ़ा हूँ। ओके। क्लास 6 to 12 विद्या भारती स्कूल में पढ़ा हूँ। इसके बाद ग्रेजुएशन मैंने हिंदू कॉलेज से की। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ, इसके बाद आरजीयू। ओके, अपने आरजीयू से। हाँ, अपने आरजीयू से। सर, ये पढ़ाई का सफ़र तो आपका काफ़ी रोमांचक है। आपने इधर उधर हाँ, लाइक हाँ। बहुत सारा एक्सपीरियंसेस आपने किया है। सर, ये जो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर है सर, यू आर एन एकेडमिशियन, यू आर अ वेरी अकम्प्लिश एकेडमिशियन सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट सर, मैं पूछना चाहूँगा कि सर, ये एक्टिंग का जो कीड़ा है, ये जो क्रिएटिव्स, ये कहाँ से आया है सर? क्योंकि एक प्रोफेसर और एक मैच नहीं होता सर। पर्सनली मैं बताऊं, मुझे एक्टिंग करना आता नहीं है। सर, ये मेरे ख्याल में सर ने झूठ से शुरुआत किया है। नहीं, मुझे मैं कभी थिएटर से मेरा कोई दूर दूर तक नाता नहीं था। स्कूल के दिनों में मैं बहुत एक शाई सा लड़का था। ये क्लियर था कि मुझे ज़िंदगी में हिंदी का प्रोफेसर बनना है, क्योंकि मैं दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था और कुछ हो ना हो, अगर आप हिंदी ऑप्ट करते हैं जी। तो आपकी सरकारी नौकरी पक्की, ऐसा समझ करके आप हिंदी को लेकर के मैं पढ़ाई कर रहा था। जी। बाकी सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, लेकिन हिंदी से मेरा एक अलग ही किस्म का प्यार रहा है। क्लास 12 में मेरा पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स था। वाओ। तो कॉलेज में सर पूछते हैं कि, मुझे बाद में पता चला कि सर जो है पॉलिटिकल साइंस के ही प्रोफेसर थे, वो हमारे हॉस्टल वार्डन भी थे। ओके। तो हमको पूछते हैं कि डू यू हैव गर्लफ्रेंड ओवर हियर? मैंने कहा नो सर। डू यू स्मोक? बोला नो सर। तो तुम पागल हैं, तुम्हारा पॉलिटिकल साइंस में 97 मार्क्स है, हिंदी में तुम्हारा 78 मार्क्स है, यहाँ कर क्या रहे हो? ओके। तो मैंने कहा कि सर, मुझे हिंदी के माध्यम से कुछ काम करना है। बाद में मुझे पता चला कि इतना वो था, प्रोफेसर है, जाहिर सी बात है, जिस विषय में आप अच्छा स्कोर करते हो, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो चाहेंगे कि मतलब उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएं, और वो खुद अगर डिपार्टमेंट के एचओडी हो तो और ज़्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं बेसिकली लैंग्वेज वर्कशॉप के लिए, हमारे यहाँ थिएटर एक्टिविटीज़ होते रहते हैं, तो एक वर्कशॉप हुआ था। अस्मिता थिएटर ग्रुप के डायरेक्टर हैं अरविंद गौर सर। ये वर्कशॉप के लिए आए थे। ओके। और मैं जो लैंग्वेज ठीक करना चाह रहा था, वोकल एक्चुअली उसको ठीक करना चाह रहा था। फिर स्क्रिप्ट रीडिंग का दौर शुरू हुआ। ये
वर्ड गेम होते हैं, रीडिंग कैसे किया जाए, वॉइस प्रोजेक्शन कैसा होता है, वो सब बातें मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो लकीली मुझे वहाँ पे वर्कशॉप के बाद में आफ्टर वर्कशॉप एक प्ले होता है, उस प्ले में मुझे कैरेक्टर मिल गया और वो कैरेक्टर था सिकंदर लोदी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ओके ओके ओके। उसका पार्ट मुझे प्ले करने का मौका मिला। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद 3 वर्षों तक मुझे कॉलेज के दिनों में वर्कशॉप मतलब फुल लेंथ प्लेस में मुझे काम करने का मौका मिला। तो उस तरीके से पता ही नहीं चला कब इस लाइन पे जुड़ गया। मतलब सर आपने हमेशा अपना दिल का ही सुना है, मतलब आपने सोचा कि मुझे, हालांकि आपके पॉलिटिकल साइंस में मार्क्स बहुत अच्छे थे, बट यू डिसाइडेड टू गो फॉर हिंदी। हाँ ओके। फिर वहाँ से आपने एक्टिंग, एक्चुअली आप यू आर एन एक्टर बाय चांस। हाँ मतलब आपने लैंग्वेज सुधारना चाहा लेकिन आप यू टर्न एज एन एक्टर। हाँ, एक्चुअली हमारे यहाँ जो बैकग्राउंड था वो संस्कृत निष्ठ भाषा की, जब वो ऐसा पृष्ठभूमि रही है, लेकिन उर्दू के लहजे को सीखने के लिए, क्योंकि हाँ उर्दू संस्कृत, ये देखिए कि प्रेजेंटेशन जब करते हैं तो प्रस्तुत पंक्तियाँ बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं, वेरी सीरियस। हाँ हाँ, लेकिन आपके खिदमत में पेश है तो उसमें कशिश है। उस कशिश, उस मिजाज को मैं जानना चाह रहा था, तो बनता कैसे, मतलब बाय हार्ट आप हमेशा से पोइट्री की तरफ और लहजे अंदाज की तरफ हमेशा आपका झुकाव था। हाँ हाँ। वाह सर। तो सर आप बताइए, सबसे पहले सर आपने जब प्ले किया सिकंदर आप बने, हाँ हाँ। तो उसमें सर वो एक्सपीरियंस कैसा था सर, जरूर जानना चाहेंगे। चीमा ने जब पहली बार स्टेज फेस किया वो कैसा था सर, जरूर जानना चाहेंगे। वो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है। हम लोग ग्रुप में बैठे हुए हैं, 6 फीट के हैंडसम नौजवान, बड़ी खूबसूरत लड़कियां थी, मतलब स्क्रिप्ट रीडिंग का दौर चल रहा है और मुझे कास्ट किया गया, बहुत अजीब लग रहा था। एक हमारे बड़े फ्रेंड्स हैं, अभी बहुत लोग इधर उधर हो गए, तो मुझे सिलेक्ट किया, तुम बनोगे सिकंदर। और मैं बहुत, मेरा हाइट 5.5 और उस इतना 6 कद का, तो 6 फीट का लड़का था। तो बेसिकली मेरा जो है प्रोनाउंसिएशन बहुत सही था। और उस ग्रुप में मेरा वॉइस का टेक्सचर अरविंद सर को बड़ा पसंद आया, तो बोले कि तुम ये रोल प्ले करो। और वो डायलॉग्स अभी तक मुझे पूरा हूबहू याद है। अभी तक सर पूरा याद है? हाँ याद है। तो मतलब कहीं ना कहीं सर आपको ये लगा कि लाइक जैसे कि सपोज वी नॉर्थ ईस्टर्न पीपल, वी आर सपोज टू हैव लाइक दिस वेरी एक्सोटिक थिंग अबाउट अस, तो सर कहीं ना कहीं ये आपको लगता है कि ये एडवांटेज हुआ आपके लिए या हमारे लोगों के लिए हो सकता है, दैट यू नो हैविंग अ बिट डिफरेंट फेस, will it work, or at the end of the day like your talent and hard work, so which one do you think or what is the balance sir? मुझे लगता है कि टैलेंट, आप एज ए ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप अच्छे इंसान हो और अगर आप टैलेंटेड है तो आपके लिए हर जगह रिस्पेक्ट है। आपका दिल खुला होना चाहिए, और जो आपके लिए मजाक पंच लेते हैं ना, जी जी, पंच फोड़ने का, वो जो आपका, जब तक आप मजाक दूसरा का ले नहीं सकते तो आपको भी मजाक करने का हक नहीं है। मैंने यही चीज़ रियलाइज़ किया। दिल्ली में मैं करीब 13 साल में रहा हूँ। कभी भी मुझे ये तू ऐसा चिंकी है, ये है, वो है, मुझे समझ में आता है कुछ लोग तो इग्नोरेंस के वजह से हैं जी, कि उनको सही मायने में हमारे प्रदेश के बारे में, पूर्वोत्तर भारत के बारे में बहुत कम जानकारी है। जो कम जानकारी रखते हैं वो आपके बारे में जो बोलेंगे उसको अगर आप सीरियसली लेते हो तो गलतफहमी उनकी है, बिल्कुल, तो हमारी नहीं है। बिल्कुल, हम उनको जिस तरीके से, हम जो है तो है, अगर वो हम उनकी नज़र में हम कुछ और नज़र आ रहे हैं तो हमारी गलती नहीं है। तो इस बात को लेकर के मैं 1996 की बात है, शुरू में मुझे बहुत गुस्सा आता था, ये लोग क्या बात कर रहे हैं। बाद में रियलाइज हुआ, अच्छा तो ये बिहारी है, तो ये भी नाराज होते हैं। तो बोलते कि तू पाकिस्तानी है, बोलते तो भी नाराज होते हैं। जैसे हमको चिंकी बोला तो हम नाराज हो गए। बाद में लगा कि हाँ ये आपस में मजाक ही कर रहे हैं। तो ये
आपस में मेल मिलाप की कमी की वजह से है, मुझे ऐसा लगता है। आप कुछ और पूछ रहे थे, मैं डायरेक्शन कहीं और लेके जा रहा नहीं हूँ। सर, बिल्कुल ये भी एक पहलू ही है सर, जो जो प्रश्न मैंने किया कि हैविंग एन एक्सोटिक फेस, कहीं ना कहीं सर आपको भी मिला, लेकिन आपने इसे बहुत पॉजिटिवली लिया सर, आपने इसे बहुत पॉजिटिवली लिया, एंड देन आपने मतलब यही सोच लिया कि बोलने वाले बोलते रहेंगे। हाँ 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 ना, जैसे आप हाथी कसम खाते हैं वैसे हाथी की तरह चलते गए। हाँ ये सही किया सर। हाँ, ये इसका एक पार्ट तो ये था कि मुझे बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए कास्टिंग ये कर रहे थे, वाह। ऑडिशन के लिए कर रहे थे। तो मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा, बालाजी टेलीफिल्म्स वो एकता कपूर वाला है, हाँ, जो उसमें ढेर सारा सीरियल्स बनाते हैं ना के नाम से, वही 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 वहाँ से ऑडिशंस के लिए ऑडिशन के लिए मैं कई बार गया, और उसमें बोलते थे कि आप ठीक है, लेकिन क्या है कि हमारी कहानी में आपके फेस की ज़रूरत नहीं है, मतलब स्पेस ही नहीं है। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से, मतलब जिस कथा वस्तु को ये प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, उसमें हमारा चेहरा, हमारा हाव भाव, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनकी कोई गलती भी नहीं है। तो वो बड़ी तकलीफ़ वाली बात थी कि ठीक है, मैं डेनी डेंजोंगफा का बहुत बड़ा फ़ैन, भक्त रहा हूँ, बिल्कुल अभी भी हूँ। बिल्कुल। तो लगता है कि मतलब ये बहुत लकी इंसान है, बहुत बड़े कलाकार हैं, उनको इंडियन ऑडियंस ने इस कदर एक्सेप्ट कर लिया है। उनसे हम बड़े इंस्पायर हुए थे कि लगा कि डेनी साहब तो अभी बूढ़े हो गए हैं, कहीं ना कहीं उनका छूटा हुआ जूठन हमको कहीं ना कहीं हो जाएगा। सर मैं यही पूछने वाला था, जैसे कि डेनी डेंजोंगपा जो साहब है, जो सिक्किम के, उनका भी एक सो कॉल्ड चिंकी वाला एक फीचर्स है उनका, बट उनको एक्सेप्ट किया। सो सर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आजकल के जो इंडियन ऑडियंस है, वो जो, जैसे कि आपने देखा होगा अनेक मूवी आई थी जिसमें नागालैंड की एक एक्ट्रेस थी, हमारी ये चुमदारंग ने मूवी किया, तो सर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप थोड़े अनलक्की हो गए? मे बी आप 5 साल 10 साल बाद पैदा होते तो आज आप एक एस्टेब्लिश बॉलीवुड एक्टर होते। नहीं नहीं, मुझे इस बात को जितना हमको मिलना चाहिए था, उतना हमको मेरे प्रदेश के लोगों ने प्यार दिया है। और बॉम्बे जा कर के बहुत बड़े कलाकार बनेंगे, ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। ग्रेजुएशन का आखिरी दिन था, इधर मुझे उस तरफ रुख करना था या फिर इधर करना था। मैंने दोस्तों से कहा कि हम अब बॉम्बे की तरफ कभी नहीं जाएंगे, इतना काम करेंगे, बॉम्बे को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो बॉम्बे हमें याद कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस स्पिरिट के साथ वापस आए थे। तो यहाँ जो कुछ ड्रामा समझ में आया किया, जो कुछ फिल्म समझ में आई वो की। यहाँ इस तरीके का माहौल कभी था नहीं, तो जो भी पॉसिबल मुझे लगा कि मेरी अभिव्यक्ति के लिए जो माध्यम हो सकता है, क्योंकि जिन बातों को मैं फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर सकता कि मुझे ये करना है, वो करना है। आप कह दें कि मुझे एक्टर बनना है, तो पहले तो बहुत बड़ा हंसी निकलेगा उसके मुंह से, क्या बात कर, तुम एक्टर बनोगे? एक तो शक्ल सूरत देखते हैं, जैसे हीरो को लेकर के इंडियन सिनेमा में या फिर इंडियन माइंडसेट में कह रही, हीरो को लेकर के डेफिनेशन बहुत क्लियर है, वो एकदम स्टीरियोटाइप, सलमान खान टाइप होगा, शाहरुख खान टाइप होगा, उसका हाइट तो छोटा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल, और उसका रंग जो है सांवला हो ही नहीं सकता, गोरा, तो गोरा, ऐसा ये है इनके माइंड में, ऐसा है। तो हम तो कहीं फिट नहीं बैठते उसमें, किसी एंगल में फिट नहीं बैठता। तो मुझे लगा कि हमारी कहानी हमें अपने तरीके से कहनी होगी, तब जा कर के चीज़ें बात बन सकती है। तो यह है अपने तरीके से। सर मुझे एक याद आया सर, मैं जैसे जैसे बात कर रहा हूँ आपसे सर, आई मीन माशाल्लाह आपकी हिंदी बहुत अच्छी है सर, एंड ऑफ कोर्स अच्छी होनी भी चाहिए। आप हिंदी के एक स्कॉलर हैं सर ऑब्वियसली, लेकिन सर जब हम आपको स्क्रीन पे देखते हैं सर, हाँ, वो जो लहजा है, वो जो हिंदी है, वो जो अरुणाचल का जो स्ट्रीट लैंग्वेज है, उसको सर कैसे कैच किया आपने सर? उससे पहले 0 किलोमीटर लिखने से पहले जी मैंने लापिया नाम का एक प्ले लिखा था। जी जी जी।
वो टिपिकल अरुणाचली टोन में था। ओके। और उसको दिल्ली में बीए फाइनल ईयर में मैंने इस प्ले को लिखा था। जी तो लोग उसके साथ कनेक्ट हुए थे। जी। अच्छा ये है, तब वो बहुत अच्छे से बन के भी नहीं आया था। तो हमको रियलाइज़ हुआ कि अगर मुझे अपनी कहानी कहनी है जी। तो मैं शुद्ध हिंदी में कह ही नहीं सकता। अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में एक तो हमारे यहाँ 26 बड़ी जनजातियाँ, फिर तमाम उप जनजातियाँ, और एसएमईज का जो क्राउड है, ऑडियंस रहा है, वो सिमट के रह गया। अब हिंदी ही लिंक लैंग्वेज है, और हम हिंदी में सपने देखते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं, गालियाँ भी आपस में हिंदी में बकते हैं। बिल्कुल। तो हमारा अंदाज बहुत अलग है। मुझे वो माध्यम मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगा। तो मैंने पूरा 0 किलोमीटर जो है उसी हमारे सोसाइटी के नब्ज को पकड़ने के लिए उस अंदाज में कहना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए जब हम शूट कर रहे होते हैं तो बोलते हैं कि तुम ज़्यादा प्योर बोल रहा है, हम लोग का स्टाइल में बोलो है। ये था वही सर, मैंने देखा था, जैसे कि आप जब बात करते हैं सर, इट डजंट एंड मतलब आपके लिए एक तारीफ ही होगा, और मेरे ख्याल से ऑडियंस भी रिलेट करेंगे कि जब हमने 0 किलोमीटर मूवी देखा, मैंने जब देखा, और मेरे ख्याल से ऑडियंस ने भी जब देखा, मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं लगा था दैट यू नो दिस इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिंदी एक्टिंग। मेरे ख्याल से इट वाज सो कन्विंसिंग सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट सर। क्योंकि सपने बाद में जब मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, मैं चौंक गया था सर। एंड देन फिर ऑफ कोर्स आरजीयू में आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। देन जब आपको देखा तो वी वर वेरी सरप्राइज। सो सर दैट इज लाइक दैट इज सच एन अचीवमेंट सर। आगे बढ़ते हुए सर अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो सर हमारा जो फिल्म का जो सिनेरियो है अरुणाचल प्रदेश में सर, अभी के इस समय के संदर्भ में सर, ये जो फिल्म है आप इसको सर कहाँ जाते हुए देखते हैं, और आपको आपकी क्या टिप्पणी है सर द प्रेजेंट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश? टेक्निकली हमारे यंग जनरेशन बहुत साउंड हो रहे हैं जी, और एक्टिंग भी काम होता है जी, ये समझ में आने लगा है। जी, बहुत ब्राइट है फ्यूचर। पहले की तरह मजाक नहीं उड़ाए जाते अभी। जी, इसको एक्टर्स भी सीरियस होने लगे हैं कि ये हमारे लिए काम है। कॉल टाइम नाम का कोई चीज़ भी होता है। ये टाइम पास करने की जगह नहीं है। सीरियस लोग अभी पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जहाँ पे हमारे यहाँ की कहानियाँ बहुत बहुत बड़े लेवल पर लोगों के दिल में उतरने की मतलब वो मादा रखते हैं। वो दिन दूर नहीं है। और अभी आप देखेंगे हमारे फिल्म के बाद में जो बाकी की फिल्में जो बनी है, जी, डायमेंशंस उनके बहुत अलग है। टेक्निकलिटीज़ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी बॉम्बे दूर नहीं है, बिल्कुल भी दूर नहीं है। अभी भेड़िया प्रोजेक्ट में तो लगभग जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे बहुत सारे दोस्त लोग उसमें काम कर रहे हैं। मतलब सर इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग सर, आपके हिसाब से ये हाँ। सही डायरेक्शन में जा रहा है। सही डायरेक्शन में है। अब सर थोड़ा सा आपके पास में चलते हैं सर, जैसे कि आपने शेयर किया था कि सर शुरू के दिनों में आपने बहुत एंकरिंग बहुत किया था। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है सर आपके पास, जरा इसके बारे में बताइए। जब आप यू नो व्हेन यू वर मेड टू सिट साइड में एंकर का सर किस तरह से पहले इज्जत होता था, आजकल किस टाइप से होता है सर, इसके बारे में बताइए। बिकॉज सर आप उन पायनियर एंकर्स में से हैं जिन्होंने ये रास्ता खोला, फिर लोग आते गए सर, जरा बताइए इसके बारे में। हाँ, ये एक भाषा के स्टूडेंट होने के नाते आपके पास शब्दों के अलावा कुछ नहीं है। शब्द ही आपको आपका पेट भर सकता है। जी, कुछ लोगों के लिए यूं ही बोलना अलग बात है, लेकिन एक एंकर के लिए जी, वो काम है। जी, जी, बिल्कुल। और लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है। अभी भी बहुत बहुत कम लोग जानते हैं कि एंकरिंग बहुत जिम्मेदारी भरा काम है। बिल्कुल। इस बात का एहसास आज भी बहुत कम लोगों को है। शुरू के दिनों में यहाँ में एंकर बागरा सर को ही हम लोग सुनते थे। बोके बागरा, बोकरे बागरा, ये दूरदर्शन, हाँ, दूरदर्शन के। हाँ, तो मैं होस्टिंग का काम करना शुरू कर ही रहा था। सर दिस इज लाइक लेट 90s वी आर टॉकिंग अबाउट।
और अर्ली 2000s? अर्ली 2000s की बात अर्ली है। 2000s। हाँ, 2008-9 की बात है। Okay. तब तक ऐसा माहौल था। फिर धीरे धीरे मैंने शो होस्ट करना शुरू किया। ये भाई अच्छा बोलते हैं, दे उसको हम लोग का प्रोग्राम मिलेगा। हाँ, ऐसा एकदम डिट्टो ये टोन में। शायरी भी अच्छा मारता है तो मतलब बिल्कुल नॉन सीरियस, हाँ, नॉन सीरियस। हाँ, ठीक है। इसके ऐसे ही बाद लाइक चलो लगवा दो इसको हाँ, कहीं में। तो ऐसा करके बोलते हैं। तो 1 किया, 2 किया, करीब करीब 50-60 50-60 शोज करने के बाद में 50-60? हाँ, वाओ सर, मैंने बहुत सारा शो होस्ट किया। वाओ। तो लोगों की शादियों में बुलाते हैं, वो वाला भाई को बुलाओ। हाँ। तो करते थे। तो सबसे बोरिंग जो पार्ट था वो ये था कि शादियों के बाद में लोग आफ्टर पार्टी करते हैं। जी जी जी। तो हम शायरी सुनाते हैं जी। तो ऐसे करके उनका 1 पैग हो गया, 2 पैग हो गया, तीसरे पैग के बाद भाई फिर से वो वाला सुनाओ तो सेम वाला रिपीट। सेम वाला। और भाई साहब इतने बड़े आदमी हैं, हम क्या बोलें। तो इसके बाद में पेमेंट की बारी आती है जी। तो हम नॉर्मली पीते नहीं है। तो सर मुझे क्या बोलो ना। मतलब नहीं, कहीं ना कहीं ट्राइंग हाँ। टू स्वीप इट। हाँ, तो मैंने कहा कि हमने काम किया है जी। मेरा मजदूरी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अय्या तुमको हम इतना फेमस बनाने के लिए मौका दिया है। ओह तो नो। बहुत इसके बाद अब मैंने शोज करना ही छोड़ दिया लगभग। अरे शुरू में एक तो हमारे यहाँ पे शो का कोऑर्डिनेटर नहीं होता है। स्टेज हाँ, स्टेज का कोऑर्डिनेटर नहीं होता है। हर दूसरा आदमी बोलता है इसको अनाउंस करो ना, इसको। कौन कमेटी में कौन चेयरमैन है, कौन सेक्रेटरी, कुछ पता नहीं है। शो का कोई डिजाइनिंग नहीं है। बिल्कुल। उसको बोलो ना, उसको। अब एक साथ में 4-5 पर्चा आया हुआ, किसको अनाउंस करें। बिल्कुल। और बोलते हैं कि ये लड़का बहुत ओवर एक्टिंग करता है। अरे ओवर एक्टिंग तो इधर में अनऑर्गेनाइज वाला ये है, सीक्वेंसिंग नहीं होता था। अभी हमारे यहाँ इवेंट प्लानर्स अभी आ गए हैं। तो बहुत सब चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गया है। अभी चीज़ें स्क्रिप्टेड है। जी जी। काम करते हैं कि तो शुरुआती दिनों में इसमें पैसे थे ही नहीं। अभी एज एन एंकर बहुत सारे यंग टैलेंट्स अभी आ गए हैं। तो उनको ठीक ठाक ये काम है करके ये पहचान मिली है। तो ये है। मतलब शुरुआत। और कुछ शोज का मैं नाम नहीं ले सकता। बहुत लेने का मन है, लेकिन बहुत लेने का मन है क्योंकि उन्होंने बड़ा इंसल्ट करा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ में पब्लिक डोमेन में उनका नाम ले रहा हूँ। नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो गए हैं। उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं है। फिर वही लोग इवेंट प्लानर्स हैं जो अभी यंग टैलेंट्स को काम दे रहे हैं। जी। और जेन्युइनली हम उनको जितने भी स्टेट के बड़े बड़े प्रोग्राम्स रहते हैं उनको काम करते हुए हम देख पा रहे हैं। और अब लगता है कि एंकर्स को भी पेमेंट किए जाते हैं, पे किए जाने चाहिए। जी जी। क्योंकि राइट फ्रॉम मतलब जैसे ही प्रोग्राम शुरू होता है 3 2 गो 1, यहाँ से प्रोग्राम ऑन से ले करके लास्ट तक एंकर की जिम्मेदारी रहती है। तो शो को ऊपर ले जाना और नीचे उतारना बहुत हद तक उनके ऊपर रहता है। तो लोग इसकी वैल्यू को आप समझने लगे हैं। फाइनली अब जो उनका जो मेहनताना है, जो हक है, वो फाइनली मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है। लेकिन आपने जो सर बहुत स्ट्रगल किया, मतलब आपने इनिशियल डेज में आपने मतलब रास्ता खोला, उसके लिए मेरे ख्याल से सबको धन्यवाद बोलना चाहिए कि सर आपने रास्ता खोल दिया। एंड देन यू डिडंट गिव अप सर, दैट यू आर। लास्ट टाइम सर मैंने पर्सनली मैंने आपको, आई थिंक मिसेस अरुणाचल वाज द लास्ट टाइम वेयर यू आर होस्टिंग समथिंग लाइक ऑन अ स्टेट लेवल। आजकल क्या सर आपके पास समय नहीं होता ना सर, आप एकेडमिक्स में बिजी ना सर, आर यू ऑन सम प्रोजेक्ट्स, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क सर। नहीं, मैं नॉर्मली होस्टिंग का काम मैंने लगभग छोड़ दिया है क्योंकि ये टाइम बहुत मांगता है। जी, टाइम बहुत मांगता है। उसी पे आ रहा था सर। हाँ, टाइम क्यों एक तो आपके पास कोई बहुत बड़ा इवेंट है तब तो ठीक है, आपके पास सब कुछ ये मिनट टू मिनट एजेंडा आपको मिल जाते हैं। आपको थीम बहुत क्लियर रहता है कि ये करना है और एक प्रॉपर सेटअप में आप काम करते हो तो अच्छा लगता है।
नहीं तो मैक्सिमम जो प्रपोजल आते हैं होस्ट करने के लिए, हम लोग का वो दिन में प्रोग्राम है, हाँ उसमें आप बोल दो हाँ। तो मैं समझ जाता हूँ कि बोल दो का ये मतलब है मुझे वहाँ पे 8 से 10 घंटा उनको झेलना पड़ेगा, जिसका कोई प्लान नहीं है। तो मुझे लगता है कि मुझे उतने पैसे कितने मिलेंगे, इतना अब और नहीं करवाना। इतना तो इसलिए नॉर्मली मैंने होस्टिंग का काम छोड़ दिया है। कभी कभी जी जब लगता है कि कुछ कुछ ऐसे होते हैं, रिश्तेदारों का रहता है, दोस्तों का रहता है कि इसमें आपको करना ही अपने चाहिए, मन से, अपने दिल हाँ, से। अपने दिल से वो करते हैं तो करते हैं, नहीं तो मैं अब अभी नॉर्मली प्रेफर नहीं करता हूँ। बट सर अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल से सभी को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका जो स्टाइल है वो मेरे ख्याल से और किसी में नहीं है, जो एक बहुत इट्स वेरी एकेडमिक एज वेल एज इट्स रियली फन ऑल्सो। सो मेरे ख्याल से सर आपको करना चाहिए। एनीवे सर, मैं आपके अगले एक पहलू में आना चाहूँगा। लाइक यू आर अ वेरी गुड पोएट ऑल्सो सर। तो ये शायरी, मेरे ख्याल से आप खुद लिखते भी हैं शायरी, एंड देन आप कविता भी लिखते हैं, इसके बारे में सर थोड़ा बताइए। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है। सर मुझे है। मैं कवि नहीं हूँ, ना मैं शायर हूँ। एज यूजुअल जैसे होता है कि आप जवान लड़का है तो जाहिर सी बात है आपका ब्रेकअप होता है। ब्रेकअप के बाद में, ब्रेकअप इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। ब्रेकअप के बाद में आपकी क्या कहते हैं, बड़ी फिल्मी आंसू बहाने लगते हैं। आपको लगता है कि दुनिया का सारा दुख आप ही के सीने में दब गया है। बिल्कुल सर। हाँ, तो ऐसे करके एक स्थिति बनी कि हम खत लिखा करते थे, हम खतों के ज़माने में है। तो सर जिनको लिखा करते थे उनको याद है कि नहीं सर? बहुत याद है, अच्छे तरीके से याद है, क्योंकि उनको हमारे तब मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, पोस्ट कार्ड और इनलाइन लेटर से। जी इनलाइन लेटर उस ज़माने से मैं बेसिकली खत बहुत लिखता था। जी सर। और बहुत दोस्तों के लिए जो क्या कहते हैं, लव लेटर्स बड़ा लिखा करता था। तो उनके हाँ उनके दिल को समझने का मौका मिलता था। हाँ, तो देन हमको रियलाइज हुआ, अच्छा, तो वहाँ से भाषा मेरी थोड़ी बहुत पॉलिश हुई। और आगे जब इस स्टोरी टेलिंग के साथ थोड़ा सीरियसनेस आई तो गीत लिखने का गीत लिखना एक मजबूरी हो गई। जी तो उस तरीके से कभी कभी जब अवसर मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन इसको लेकर के मैंने सीरियसली कभी लिया नहीं। कभी कभी फ्लो में आ जाता है तो बोल के रख देते हैं, लिख के रख देते हैं ये। तो लेकिन लिखते हैं सर? हाँ, छिटपुट तरीके से। नॉट वेरी सीरियस सर। हाँ। लेकिन मैंने सुना है सर, एक दो मैंने सुने रिसेंटली भी। मैं दर्शकों, आप चिंता मत करिए, मैं सर से ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आपने जो रिसेंटली मेरे ख्याल से आपने अरुणाचल्स गॉट टैलेंट में क्या चीज़ के ऊपर लिखा था, मैं वो नहीं कहना, बट लीकेज कुछ लिखा था। वो मैं ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप एपिसोड ख़त्म होते होते आप एक बार ज़रूर सुना के जाएं हम लोगों को। तो सर अभी हम बढ़ते हैं हमारे जो अगले सेगमेंट है। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड रैपिड फायर राउंड। बट सर रैपिड फायर यू कैन टेक योर टाइम, लाइक आई सेड, आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो हम शुरू करेंगे सर। पहला क्वेश्चन सर मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि अगर भगवान ने आपको इच्छा दिया कि आप अरुणाचल को छोड़ के कहीं दूसरे और प्रदेश में आपको पैदा होने का मौका मिलता, तो आप कौन सा प्रदेश चुनते और क्यों सर? मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मुझे अरुणाचल से बाहर कहीं पैदा होना है, क्योंकि अरुणाचल से ज़्यादा सुंदर प्रदेश मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत धनी प्रदेश है। जी बहुत सारे मायनों में इतना धनी कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि एक इंसान के रूप में जो कुछ आप पाना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, सब कुछ है। हम सीधे ब्लूटूथ के ये क्या कहते हैं, रेडियो के ज़माने से जी, और रेडियो के मतलब यूँ कहें कि
ये शब्द बड़ा भारी पड़ जाएगा, हम एकदम आदि काल से लेकर के आधुनिक काल तक जी बिल्कुल, दोनों की जर्नी को, सफर, दोनों का जो सफर है, जी उस सफर को हर पीढ़ी को जीने का अवसर नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हमने दादाजी के गोदी में, लंगोट में, उनके गोदी में हम बैठे हैं, और आज हम गूगल बाबा के सहारे पूरी दुनिया को देख सकते हैं। हमारे पास वो ताजगी भी है, सब कुछ है, बस यहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी रह गई है। हम एजुकेशन हम अच्छे तरीके से इम्पार्ट कर पाए होते, जी जी, तो उस पर मेरी एक कविता है, अरुणाचल अगर एक इंसान होता तो कैसा होता। जी। तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि अरुणाचल से अलग कोई प्रदेश मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। पक्का अरुणाचली है पक्का। सर। सही है सर, सही। अब मेरा सर जो दूसरा प्रश्न है सर, क्या कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आता है कि ये जो डॉक्टर ताई तुगुंग, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज दोईमुख, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आइडेंटिटी को छोड़ के कभी आपको लगता है कि मैं बस तुगुंग बन जाऊँ, एक एक्टर बन जाऊँ, एक्टर का जिंदगी जियो सर? हैज दिस थॉट एवर क्रॉस्ड योर माइंड? ये क्या कर रहा हूँ? टिक 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 कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं डॉक्टर ताई तुगुंग हो सकता था। मैंने पीएचडी रजिस्ट्रेशन कर लिया था, कोर्स वर्क मेरा डन था, 5 चैप्टर्स का मेरा पीएचडी का वो था। जी जी, तो 2 चैप्टर बाकी था, या फिर मुझे 0 किलोमीटर करना था। तो पांडे सर मेरे गाइड थे, अभी राजस्थान में रिटायर हो गए हैं। सर मेरे गाइड चले गए तो मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा डाउन हुआ। सर अगर यहाँ होते तो मैं डॉक्टर ताई तुगुंग डेफिनेटली होता। एक होता है, तो मैंने हमेशा, जैसे आपने कहा कि मैं दिल की सुनता हूँ जी मुझे एकदम से ये, मैं 0 किलोमीटर को लिख करके रखा हुआ था। जी मैं प्रोड्यूसर खोज रहा था जी, कि क्या करें, कहाँ से ढूंढें, और जिस रोज मुझे प्रोड्यूसर मिला, जी हमको 1 हफ्ते में उनसे मिलने की मीटिंग की बात हुई। तो मेरा जो कंप्यूटर जो है क्रैश हो गया और 0 किलोमीटर का पूरा स्क्रिप्ट उड़ गया। ओह नो। तो उसको तो उस दिन मैं बहुत खूब रोया, क्योंकि ये चीमा जो कैरेक्टर है जी, उसको मैं पूरे सपने में देख चुका था कि ये ऐसा एग्जीक्यूट होगा, और इसमें जो अंदाज है वो पूरे जनरेशन को असर करेगा। ये भीतर से बहुत कन्विक्शन था कि ऐसा होगा। तो मुझे घर को चलाने के लिए नौकरी तो मुझे करनी पड़ेगी, जी और एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है, बीइंग आर्टिस्ट, बीइंग एक्टर। बिल्कुल सर। तो ये चीज़ का मुझे, इस बात का मुझे बहुत क्लियर पिक्चर मुझे हो गया कि अरुणाचल प्रदेश के फिल्म इंडस्ट्री से आप अपनी फैमिली नहीं पाल सकते एट दिस मोमेंट। यस। हाँ, इस पर्टिकुलर टाइम पे आप शौकिया तौर पर ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं रिग्रेट नहीं करता हूँ कि मैं डॉक्टर ताई तुगुंग अपने नाम के आगे क्यों नहीं लिख पाता हूँ, क्योंकि मैं अपनी उम्र को रोक नहीं सकता। चीमा को जितना वो कर लो, हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि ऐसा मेकअप बनाए, ऐसा सेटअप लेके आए। उस पर्टिकुलर एज में, उस अंदाज में, जी बिल्कुल, उस उम्र को मैं रोक नहीं सकता था। तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बस ये है कि साथ में वो भी कर लेते तो अच्छा था, लेकिन अब मलाल नहीं होता। ओके, मतलब सर कहीं ना कहीं आप यू आर हैप्पी सर दैट यू चोज यू चोज टू गो ओवर दैट साइड सर। बहुत ही अच्छा सर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे कि चीमा अपना मार्गम को तो खो देता है, बट सर आपने अपने लाइफ का मार्गम किस तरह से हासिल किया सर? जरा जरूर ये हाँ, आप ही की मौसी होगी। हम आरजीयू में थे। ओके, आरजीयू में थे, हिंदी डिपार्टमेंट में थे। तो हमको लगा कि ये टाइम है, पूछ लेना चाहिए किसी से। किसी से सर? हाँ, किसी से पूछ लेना चाहिए। तो हमने अपनी रियल लाइफ में जो मार्गम है जी, वो मजाक मजाक में हासिल कर लिया। बस मजाक में हासिल कर लिया सर। हमने पूछा कि हमारे घर के हालत कुछ अच्छे नहीं है। ओके, क्योंकि बिल्कुल चीमा की। हाँ, उनके पापा भी
हेडमास्टर रहे हैं, तो हम भी कोई बहुत अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आते। मैंने कहा कि मेरे घर में बड़ी परेशानी है, तुम बोझ उठाओगे साथ में? तो उसने बोला कि है। यू एक्चुअली सेड दैट, बोझ उठाओगे साथ में? हाँ। वाओ। तो बहुत हंगामा हुआ घर में। वाओ। मीसी लड़का कैसे गालो शादी करेगा। बड़ी मीटिंग, राउंड्स ऑफ मीटिंग होते रहते थे। तो मम्मी पापा का रहता है ना कि अपने ये आसपास के बिरादरी में शादी हो जाए। जी जी बिल्कुल। लेकिन किस्मत को मंजूर था, हम दोनों को नसीब में लिखना था, सो हम साथ में हैं अभी। सर आपने तो कहा मजाक पजाक पे, लेकिन राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ मीटिंग सर। हाँ, मम्मी को चाहिए थी कोई और बहू। ओके। लेकिन आपको चाहिए था कोई और। अब सारे फ्रेंड सर्कल को मालूम हो गया कि मतलब ये दोनों है। हाँ। अब हम छुपा भी नहीं सकते, हमने बोल दिया तो हम घर में लेके आ गए ये। ओके। बस। वाओ सर, मेरे ख्याल से ये भी एक बहुत ही अच्छी स्टोरी होगी सर मेरे ख्याल से। आई थिंक यू शुड राइट इट डाउन सर, ये राउंड्स ऑफ मीटिंग एंड ऑल दैट। एनीवे सर, अब हम अपने एपिसोड के सर अंत में ही आ चुके हैं सर। अंत में एंड करने से पहले, जैसे कि मैंने दर्शकों को प्रॉमिस किया था सर, कुछ पंक्तियां सर, क्योंकि मेरे ख्याल से एज एन एक्टर आपको बहुत लोगों ने देखा है कि ताई तुगुंग सर इज़ अ वेरी गुड एक्टर, बट इनका जो कवि, मैं कह रहा हूँ आपसे, ही इज़ अ वेरी गुड पोएट ऑल्सो। तो सर चंद पंक्तियां सर, कोई भी आपकी कविता की सर आप अगर सुना दे तो। जब ऐसे कहते हैं, अगर आप किसी कवि को कहें जी। ये ऑप्शन किसी कवि के सामने मत रखना, क्योंकि कवि जो है ऑडियंस ढूंढते रहते, किसको सुनाऊं अभी। अरे सर, आप यहाँ ऑडियंस ही ऑडियंस है सर। Okay, आप हाँ, बिल्कुल हाँ। सुनाइए सर। आप कौन सा अंदाज सुनना चाहेंगे? सर आपको जो अंदाज। मैं सन ऑफ सोइल फील करता हूँ। जी, मैं बिल्कुल। एक मेरा एक बहुत दिल के बहुत करीब वाला गीत है। जी बिल्कुल। वाह। अल्पा अल्दो आइदुनायापा sigam kingunyi adie galoe nishie tagine misinge patanie akingunyi वाओ। anenge godoi bani abodi tanidi akingunyi alpa aldo आइडूनायापा। तो एक बात है जी। आदि हो गालो हो निशी हो तागिन हो मिसिंग हो पातनी हो, एक जात है माए अनेको हुए मगर आदि पिता तो आबोतनी है। दीरी Onyukum homopin solum aliai ligang ho gumkum गुम्पा हो, एक जश्न है। बदलते समय के चकाचौंध में पहचान हमारी कहीं खो न जाए, अपनी ज़बां में बोले सभी, अपनी कथा को सहेजे अभी, सुख के पल में एक साथ हो, दुख के पल में एक साथ हो, अल्पा अल्दो आइडूनायापा। तो एक बात है। वाह सर, वाह 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 सर, मेरे को पता नहीं था कि सर आप एक अच्छे सिंगर भी हो सर। नहीं ऐसी कोई बात। मेरे ख्याल से सर आने वाले दिनों में आपको बहुत सारा ऐसा रूप हमें ज़रूर देखने को मिलेगा सर। मुझे आशा है सर। वी नो यू एज एन एक्टर, वी नो यू एज अ टीचर, वी नो यू एज अ पोएट, नाउ वी नो यू एज अ सिंगर कंपोजर ऑल्सो सर। नहीं Congratulations sir, congratulations on leading such a wonderful life as of now. आगे आई एम श्योर सर और भी बहुत कुछ होगा आपकी लाइफ में, बट अभी तक भी सर व्हाट ए लाइफ सर, व्हाट ए लाइफ, व्हाट एन इंस्पिरेशन सर, व्हाट एन इंस्पिरेशन सर। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे बैठे हैं तो आपको हमारे व्यूवर्स को कुछ संदेश ना देने के लिए कहे तो मेरे ख्याल से ज़्यादती होगी सर।
Any message that you want to give to the youth, upcoming youth, from a person like you, sir? Any message? डेफिनेटली मैं देना चाहूँगा। मैं हमारे प्रदेश के तमाम नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितना हो सके नशा से दूर रहिए। ये सिर्फ आपको तकलीफ़ नहीं देती, ये पूरा आपको जो प्यार करते हैं ना, जी, उनके सीने में ज़्यादा दर्द पैदा करता है। मैंने रिहैब सेंटर्स में देखा है कि बहुत छोटे छोटे लड़के लड़कियां ज़िंदगी तबाह करके बैठे हैं। उस दुखदाई कहानी में अपनी कहानी लिखने का अवसर मत देना। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में अच्छे हो, उसको साफ करने में, प्रैक्टिस करने में, फॉलो करने में, उसमें बारीकियां खोजने में अपना समय बिताइए। हर एक इंसान अपने आप में स्पेशल है। दुनिया में आपका कोई जेरोक्स कॉपी पैदा नहीं हुआ है, आप ही एक ओरिजिनल कॉपी है। आप सुंदर बनाना और बदसूरत बनाना वो आपके हाथ में है, और समय किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता। इसीलिए जब आपके बदन में जवानी उफान मारती है तो उस एनर्जी को ऐसे डायरेक्शन दीजिए कि उसमें आपको मज़ा आए, और जब चेहरे पर आपकी झुर्रियाँ पड़ेगी तब आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो कि मैंने ज़िंदगी क्यों गंवा दी, मैंने अपनी जवानी क्यों गंवा दी। बारीक बातें हैं, सब लोग समझते हैं, बहुत लंबी बात करने की ज़रूरत नहीं है। दिल से मत सोचिए, दिमाग दोनों को मिला करके, बैलेंस। क्योंकि दिल से सोचने में ब्रेकअप में हाथ नसें कट जाती है। तो दिल से आप लोग मत सोचिए, दोनों को बैलेंस करके सोचिए। और समय जो है ना, जो आपने टाइम टेबल बना रखा है, उसको अगर आप फॉलो कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली ज़िंदगी में सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप अपने टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपको डिसरिस्पेक्ट का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका फैसला है उस पर ईमानदार रहिए, आपको डेफिनेटली वो मुकाम हासिल होगा जिसके आप हकदार हैं। थैंक यू सो मच। Stay high on life, be disciplined and success is yours. Thank you so much, sir. Thank you. तो सर इसी के साथ हम ये जो रोमांचक एपिसोड है इसके अंत में आ चुके हैं। जैसे कि एक सिंगर है नेली फर्टैडो, शी ऑलवेज सेज दैट यू नो व्हाई डू ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। तो एक अच्छा समय हमने बिताया सर, अंत में आ चुका है सर। जाने से पहले हमारा जो टाइसन टॉक शो परिवार है सर, उसकी तरफ से एक छोटा सा सुवेनियर आपको सर। थैंक यू सो मच सर। प्लीज़ बैठिए। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत ही अच्छा लगा। आप जो भी करें सर लाइफ में आप अच्छी तरीके से करें, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है सर। और एज एन ऑडियंस सर वी विल ऑलवेज बी रेडी फॉर यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, इसी के साथ आज के इस रोमांचक एपिसोड के अंत में हम आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे मिस्टर ताई तुगुंग से, मल्टी फेसेटेड पर्सनैलिटी। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत जल्दी हम आपको मिलेंगे दूसरे एपिसोड में ऐसे ही एक दिलचस्प गेस्ट और कुछ ही दिलचस्प कहानियों के साथ। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।